Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in our previous class of strategic business leader course हमने कोर्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करी थी, जिसमें हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक बात करी, कोर्स आउटलाइन पर डिस्कशन करी, पेपर स्ट्रक्चर डिस्कस किया एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने हमारी स्टडी अप्रोच पर भी डिस्कशन करी। ये सब बात हमने प्रीवियस क्लास में करी थी विच वॉज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ दिस कोर्स। आज की क्लास से हम इस सब्जेक्ट के फर्स्ट सेक्शन पर बात शुरू करेंगे एंड दैट इज लीडरशिप एंड कल्चर। आप लोगों ने बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है व्हाइल वी डू दिस डिस्कशन, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी मैंने बहुत ज्यादा इस चीज पर एम्फेसाइज किया था दैट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन टू द रियल लाइफ सिनेरियो। आप लोग को याद होगा हमने डिस्कस किया था कि एसबीएल के एग्जाम में 100 मार्क्स की सिंगल केस स्टडी है जो एक रियल बिजनेस सिचुएशन को इलस्ट्रेट कर रही होगी, और उसमें आपकी रोट लर्निंग रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगी, बल्कि आपके एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स सबसे ज्यादा यूजफुल स्किल होगा। और यही तमाम चीजों पर हम बात करेंगे जब हम इस सेक्शन पर बात कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन ऑफ लीडरशिप एंड कल्चर, फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर कोर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा कोर्स है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, वही यहीं से शुरू होता है लीडरशिप से, कि लीडरशिप क्या है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर कौन है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और एक अच्छा लीडर किस तरह ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। ये तमाम चीजें हम इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जब बेटा हम इस सेक्शन के अंदर बात शुरू करते हैं, अच्छा, फर्दर डिटेल डिस्कशन में जाने से पहले क्लास की जो समझें जो उसूल हैं, जो एटिकेट्स हैं, अगर वो क्लियर कर दूं। आप लोगों ने चीजों को लिखना नहीं है, सिर्फ बातें सुननी है, कॉन्सेप्ट समझना है। ये नोट्स का आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे, आपके पास पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल होंगी। आपने सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि रट्टा तो कोई लगाना नहीं है। आफ्टर क्लास जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसकी आप सिंपल रीडिंग करेंगे, और क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो आप लोग की कन्वीनियंस पर है, आप जब चाहें टीचर को रिपीट करा सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर पढ़ सकते हैं, वॉट एवर इज फीजेबल फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। और हमारे कोर्स का पहला सवाल कि सर लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है, इनमें क्या फर्क है। देखें, अगर हम जनरली भी बात करें कि भाई लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप एबिलिटी टू लीड पीपल, लोगों को लीड करना, विजन देखना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, किसी विजन की तरफ लेकर चलना, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजरियल पोजीशन में हो, लोगों को कंट्रोल करने की पोजीशन में हो, लोगों को लीड करने की पोजीशन में हो, आइदर इट बीइंग अ पोजीशन ऑफ अ टीचर, एज अ टीचर हमें लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को इंस्पायर करें, एक विजन की तरफ लेकर चलें। वरना आप देखें ना, एक बच्चा जब कोर्स शुरू करता है तो उसको विजन क्लियर नहीं होता कि कैसे पूरा सब्जेक्ट होगा, कैसे मैं पास होऊंगा, कैसे जर्नी होगी। ये तो हमारी एक अप्रोच होता है, एक हमारे दिमाग में पाथ होता है जिसमें हम बच्चे को लेकर चल रहे होते हैं, और उसका एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं दैट यस यू कैन क्रिएट दैट इम्पैक्ट। So when we talk about good leadership, it's very important for a successful organization. It is very important for a country कि भाई अच्छी लीडरशिप मौजूद हो। अब अमेजॉन है तो हम हमेशा कहते हैं भाई जेफ बेजोस की लीडरशिप। अकेले जेफ बेजोस ने अमेजॉन नहीं बनाया होगा, इतने हजारों इंप्लॉइज होंगे, लेकिन विजन, इंस्पायर, मोटिवेट, लीड, ये उसने किया। जब हम टेस्ला की बात करते हैं तो हम इलॉन मस्क की बात करते हैं, लेकिन उसने बैठ के तो ईवी नहीं बना दी होगी, लेकिन उसने वो विजन देखा, उसने लोगों को इंस्पायर किया, उसने लोगों को कनेक्टेड रखा टू मेक दैट विजन कम ट्रू। जब हम फेसबुक और मेटा की बात करते हैं, मार्क जकरबर्ग की बात करते हैं, तो हम उसको रेफर करते हैं कि पीछे तो मेटा में इतने हजारों इंप्लॉय होंगे, ये उसकी लीडरशिप थी, उसका विजन था जिसने उस चीज को सच करके दिखाया। जब हम यूएई की बात करते हैं, जब हम दुबई की बात करते हैं, तो हम उस फैमिली को रेफर करते हैं, हम उन लीडर्स को रेफर करते हैं जिन्होंने एक रेगिस्तान को, जहां क्लाइमेट भी फेवरेबल नहीं था, उसे दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। सो व्हाट इज लीडरशिप? एबिलिटी टू सी दैट विजन, ability to see that vision, make that vision come true, to inspire people, to motivate people। अब बेटा ये जो लीडरशिप क्वालिटी, ये जो लीडरशिप स्किल है,
ये हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है। हमने लास्ट क्लास में भी इस पर बात करी थी जब हम एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कर रहे थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म विजनिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। एंड व्हेन वी आर इन स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम, SBL, so it won't be just a normal leader like a factory supervisor. It will be a strategic business leader. वो क्वालिटीज और वो स्किल पर बात होगी। अच्छा, सब बस बात समझ आती है? जी। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जब भी यानी आई बीन टीचिंग दिस एसबीएल सिंस बिगनिंग। आई थिंक 2016 में लॉन्च हुआ था, 2017, आई बिलीव 2017। और उससे पहले फिर वी यूज्ड टू हैव P3 बिजनेस एनालिसिस, और P1 होता था, फिर उससे पहले और दूसरे पहले। तो मैं बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग दिस थिंग। एसबीएल में जब आप लीडरशिप की बात कर रहे हो, ऑलवेज इन एग्जामिनेशन, ऑलवेज कोई और चीज तो माइनस प्लस हो सकती है इन द कोर्स आउटलाइन, बट लीडरशिप नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि देयर इज ऑलवेज अ फाउंडर। वो हमेशा दिखाता है कि 200 years बैक, 100 years बैक दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, जो आपकी केस स्टडी होती है ना। और उसका वो कोई एक लीडर बता रहा होता है कि भाई ये वो शख्स था, ये वो फैमिली थी, ये वो बंदा था, ही स्टार्टेड। और फिर विद द पेस्ट, तो एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से दिस सब्जेक्ट। और जब इन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, तो वो जो इदारा है उसका कोई ना कोई फाउंडर जरूर होता है। अब फिर वो दिखाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको देखना होता है गुड फाउंडर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो वीक हो जाता है, सक्सेस किस तरह फेलियर की तरफ चली जाती है, वही चीज आपको ढूंढनी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोई ऑपरेशनल टीम की एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता, वो दे रहा हमेशा होता है फाउंडर की। जैसे इन्होंने कहा बोर्ड सीईओ, इवन बोर्ड सीईओ को भी वो इग्नोर कर देता है, लेकिन फाउंडर की लीडरशिप पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। मैंने हर केस स्टडी में देखा, आप जो केस स्टडी उठा लें एसबीएल की, ऑलवेज दे टॉक अबाउट फाउंडर। और फिर फाउंडर को लेके चल रहा होता है, उसकी एज को और उसके सारे एक्सपर्ट। सर प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो बात अभी सर ने भी रेफर करी और जो मैं कंटिन्यू कर रहा था कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको उस लीडर की स्टोरी, उसके एक्शन, उसके मेजर शो किए हुए होंगे। और जब आप ये चैप्टर, ये डिस्कशन हमारे साथ करोगे तो यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजिक लीडर सही कर रहा है, क्या इसमें सही क्वालिटीज हैं, क्या इसने पॉजिटिव एक्शन लिया, क्या रॉन्ग एक्शन लिया, उसे यहाँ क्या ख्याल रखना चाहिए था। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा आप स्ट्रेटेजिक लीडर की बुराई ही कर रहे होगे, समटाइम्स दे आर टेकिंग गुड एक्शंस आल्सो। सो यू शुड बी एबल टू इवैल्यूएट दैट। बट सबसे पहले लीडरशिप क्या है और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है, हम उससे डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नोट्स को भी रेफर करते जाएंगे। बहुत सारी चीजें मैं पहले ही ब्रीफ अप कर देता हूं, लेकिन नोट्स को इसलिए रेफर करा रहा होता हूं सो दैट यू हैव सम टेक अवे, कुछ हो घर पर रीड करने के लिए, तो फिर आपको लेटर ऑन चीजें रिवाइज करने में आसान होगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, it is the ability to influence, motivate, and enable others to contribute towards the effectiveness and success of an organization or a group. देखिए वो जो हम कहते हैं ना, अ गुड मैनेजर एंड अ गुड लीडर, है भाई। मैनेजर्स क्या हैं? जो बिल्डर्स हैं, जो ऑपरेशनल डे टू डे टास्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लीडर्स कौन है? जो आर्किटेक्चर वाला वर्क कर रहे हैं, विजन देख रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों में वो एनर्जी दे रहे हैं दैट दे कैन वर्क फॉर दैट विजन, जो लोग असल में देख ही नहीं सकते। बड़ी अहम बात बोली। विजन क्या है? कुछ ऐसा जो आम आदमी ना देख सके, कुछ ऐसा जो आम आदमी सोचे ये तो हो ही नहीं सकता। विजन देखा किसने? लीडर ने। फॉलोअर्स को तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लीडर उन फॉलोअर्स को इंस्पायर कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, मोटिवेट करके। वो इंस्पायर करके उन लोगों को एक ऐसे विजन की तरफ लेकर जा रहा है जो असल में लोगों ने नहीं देखे, लीडर ने देखा है। एंड ही इज मेकिंग दैट विजन कम ट्रू, और वो सक्सेस में कंट्रीब्यूट करवा रहा है। सो अ लीडर इन्वॉल्व सेटिंग अ डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, inspiring and motivating, making decision, managing relationship. So this leadership quality that is required at all levels in the organization. You are a factory manager, you are a finance manager, you are a CFO, you are leading a team. Okay, you need that leadership ability. You are leading a family, you need a leadership quality. बट अब हम इस लीडरशिप को थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक लेवल पर लेकर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, दैट डायरेक्टरशिप, सीईओ, चेयरमैन, फाउंडर, उनके ऊपर बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म विजनिंग के ऊपर बात करेंगे, जो लॉन्ग टर्म अप्रोच के ऊपर बात करेंगे, जो चेंज मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज हमारा कोर्स is about that strategic business leadership, not day to day leadership, not operational leadership, not departmental leadership.
So strategic leadership focuses influencing others to voluntarily make decisions that enhance the long-term success. देखिए, when you are a strategic leader, आपके नीचे भी फिर बहुत सारे डिपार्टमेंटल लीडर्स होंगे. So you have to ensure that all of them are going in an aligned direction. When Mr. O.S. Mirchawala, when Mr. Subhan Mirchawala are teaching, okay, we are teaching a course, but we have to ensure that being the strategic leaders of Mirchawala, तमाम टीचर्स एक अलाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ चलें, मोटिवेटेड रहें, कनेक्टेड रहें, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप लेकर चलनी है. सो व्हाट आर द की फीचर्स? Long-term vision, understanding the external environment, managing complexity and ambiguity, balancing the stakeholder interest, customer, supplier, employees, bank, इनके interest, leading strategic change. Now you pick up Elon Musk, है भाई, इलेक्ट्रिक कार ईवी की बात उस वक्त करना जब लोग पेट्रोल कार्स की बात करते थे, या आप सोशल मीडिया की बात करो जब दुनिया MSN मैसेंजर पर वो मॉडेम वाला इंटरनेट, टिंग 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 वाला इंटरनेट यूज करते थे, उस वक्त सोशल मीडिया की बात करना, व्हाट्सएप कॉलिंग, that all was seeing something, visioning something which a normal person was not able to evaluate. और अगर recent बात करूं, this artificial intelligence AI, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि AI क्या होगा. जब हम न्यूज में देखते थे चैट जीपीटी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, लोग सोच ही नहीं सकते थे. जस्ट सी ये AI ने किस तरह दुनिया को इवॉल्व कर दिया. सो सीइंग दैट विजन, इवॉल्विंग थिंग, inspiring people to work towards that long-term vision, that is something which is strategic leadership. और फिर इसमें you have so many business case studies, and when you will be going in your actual examination, आपके पास ऐसा ही कोई strategic leader होगा, ऐसा ही कोई founder होगा, ऐसा ही कोई CEO, chairman, board इदारे को इवॉल्व कराएगा due to his good decisions, and then some bad decisions impacting the organization. तो इस तरह का सिनेरियो आपके पास होगा. सर क्या लीडरशिप पेपर का मैंडेटरी पार्ट है? नाम ही एग्जाम का ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात को समराइज करने के लिए कि लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में क्या फर्क है, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं. देखें, लीडर्स डे टू डे ऑपरेशंस, बिकॉज मैंने कहा ना लीडरशिप नॉर्मली हमें हर लेवल पर नजर आएगी. पीपल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजनिंग, स्कोप, टीम लेवल और डिपार्टमेंटल लेवल, हियर ऑर्गेनाइजेशन वाइड, लुकिंग एट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यार मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं एक बड़ी अच्छी. जब दुनिया ऑन कैंपस टीचिंग करती थी, प्री कोविड बात करो, इट लाइक 2015, बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाया जाता था. दैट वाज द स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ऑफ मिर्चावाला. 2015 में विजन लाया कि भाई ऑनलाइन पर काम करते. कोविड तो बाद में आया. दैट वाज लुकिंग समथिंग कि भाई दुनिया किसी और तरफ जा रही है. एंड जस्ट लुक एट इट, नेटफ्लिक्स 5 साल पहले नहीं बना था भाई. इट्स अ लॉन्ग टाइम ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब उसने काम करना शुरू किया था, तब तो लोग सिनेमा में जाकर मूवी देखते थे. उन्होंने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दी. और यू टॉक अबाउट दिस जूम जिससे हम ऑनलाइन पढ़ते, ये तो कोविड के दौर में इसको बूस्टर मिला, लेकिन तैयार तो ये पहले से हो रहे थे. सो ये स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड विजनिंग करना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड पोजिशनिंग को सोचना, दैट इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप. वेर एज नॉर्मल लीडरशिप इज शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म. सो दैट इज some comparison about the leadership and the strategic leadership qualities. हमने बात कर ली है. मैं सिर्फ इनको दोबारा एक टेबल की फॉर्म में दे रहा हूं ताकि दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएं. रोल, लीडर है भाई, लीडर है टीम को मोटिवेट कर रहा है. स्ट्रैटेजिक लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहा है, अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है. यहां डिसीजन मेकिंग ऑपरेशनल है, यहां कॉम्प्लेक्स फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग है. सो स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, द कोर्स, फर्स्ट सेक्शन, लीडरशिप एंड कल्चर. व्हाट इज लीडरशिप? Vision, inspire, motivate, lead. But put this leadership to strategic level, long-term decision making, change management, external environment. And in our SBL course,
whenever we'll be referring this word leader, so always remember that we'll be talking about strategic leader. Sir, मैं मैं चाहूंगा कुछ practical real world examples about some strategic leaders which have contributed in shaping this, I would say in shaping this world, जिन्होंने बड़ा contribute किया। ये जो आप लीडरशिप के एग्जांपल दे रहे हो तो बहुत ही हाई फाई एग्जांपल्स हैं, सही है ना। हो सकता है एग्जामिनेशन में इतनी हाई फाई ना है कि इलॉन मस्क आ जाए और ये मार्क आ जाए। अच्छा, जब आपने लीडर और मैनेजर की बात की तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, देखें आप लोग किस तरह बात करते हो कि वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, या आप बोलते हो वी हैव अ लीडर। हाँ, इसका मतलब हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हम ये तो नहीं कहते कि लीडर डोनाल्ड ट्रंप, कहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, हाँ, प्राइम मिनिस्टर इस तरह कहते हैं। या हम कहते हैं कि यार आई हैव बीन लर्निंग एसपीएल फ्रॉम मिस्टर एक्स, आप ये नहीं कहते लीडर। इसका मतलब जो मैनेजर की पोजीशन लेजिट पोजीशन है, लीडरशिप जो है वो उसके अंदर एक क्वालिटी है। तो जब भी एग्जामिनेशन में आप लिखोगे फॉर एग्जांपल द फाउंडर इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल सीईओ या चेयरमैन, तो आप जब एग्जामिनेशन में लिखोगे यू ऑलवेज टॉक अबाउट द चेयरमैन डिड दिस, द चेयरमैन हैज टू डू दिस, चेयरमैन, यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट लीडर, सही ना, आप चेयरमैन। हाँ, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी पे आप बात करोगे। अब आप समझ रहे हैं कि आप जब जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में आप क्या बोलते हो, इज द कैप्टन, लेकिन वो कैप्टन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस उसके पास लीडरशिप क्वालिटी ना हो। इस तरह प्रेसिडेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, है पोजीशन प्रेसिडेंट की, लेकिन उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, डुअल रोल, ओके। लेकिन जब आप लिखोगे तो आपने हमेशा उस लेजिट रोल की बात करनी है। अच्छा, इसी तरह एग्जामिनेशन में आपकी ये भी एक इंसाइट होनी चाहिए, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रनिंग अ बिजनेस, कि भाई आप कह रहे हो यार इस बिजनेस को मुझे कितने घंटे का पेपर है, 3 hours 15 minutes, हाँ, कि भाई इस 3 घंटा 15 मिनट आई हैव टू रन दिस बिजनेस। हो सकता है ये भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो कि आप उसमें एक आइडिया ये भी दें कि दिस बिजनेस हैज टू शट डाउन, हाँ, लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस बिजनेस, वन ऑफ द आइडियाज। एक एग्जामिनेशन का आंसर ये भी हो सकता है कि यार ये भी तो एक लीडरशिप क्वालिटी है कि अब इस टाइम पे जहाज को बेच दिया जाए और दूसरे जहाज में चढ़ जाया जाए। ये भी तो एक इंसाइट ये है ना कि यार ये इंडस्ट्री अब डाउनफॉल की तरफ है, ये प्रोडक्ट, यानी आपने इतना जो ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी और फ्यूचर ओरिएंटेड, तो फ्यूचर ओरिएंटेड का जरूरी मतलब नहीं है कि आपने बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट रख ली और बिजनेस को चलाना ही है। एक आइडिया ये भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के पास ये आइडिया आता है कि यार इस बिजनेस को बेचो आज और निकलो इस बोर्ड से। ये भी एग्जामिनेशन में आप आइडिया दे सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट लिखे जब बात कर रहे थे इसमें। अच्छा, फिर ये जो आप विजन की बात कर रहे हैं, समथिंग एबनॉर्मल, एज ही सेड, समथिंग एबनॉर्मल जो आम आदमी नहीं देख सकता। मैं हमेशा इस पे एग्जांपल देता हूँ नॉर्मली बोइंग की, कि बोइंग को आज आप कैसे देखते हो, 787 ड्रीम लाइनर, ये मेरा फेवरेट, बल्कि मैं तो बोइंग की फैक्ट्री भी गया था। दिस इज, ये देखिए, दैट्स माय बोइंग। तो बाकायदा मैंने बोइंग को वो बनते हुए कतर एयरवेज के लिए, इन सब के लिए वो पूरा दिखाते हैं आपको। बोइंग की हालत ये कि टायर निकल गया इसका यार, इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। खैर, बोइंग के तो हालात यही चल रहे हैं। लेकिन बोइंग का जब जब बोइंग स्टार्ट हुई, यानी बोइंग को उनका उनका जो सीईओ था बिल एलन, उस वक्त उनको पता था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए कैसा विजन था। उसने कहा कि यार ये जब यूएन का चार्टर ये सब बन गया तो बोला अब हमें इतना ज्यादा ये जंगी तैयारों की तरफ बात नहीं करनी, वी नीड टू टॉक अबाउट कमर्शियल एयरक्राफ्ट, सही है ना, इस तरह सोचना। और उस वक्त कोई उसके साथ नहीं था, इवन उसकी अपनी कंपनी के लोग उसके साथ नहीं थे, यानी दे डिड नॉट एग्री विद दिस, यार ये क्या नई प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं और ये सब। हाँ, खैर उसने अपनी बकायदा वेल्थ और फॉर्चून ज्यादा जाके लोन ले लिया था, और उसके बाद खैर बहुत मेहनत की, इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन एक ऐसा टाइम वो लेके आ गया कि वो उस टाइम पे लोग कहने पे मजबूर हो गए कि इफ इट इज बोइंग देन आई एम गोइंग, यानी अगर बोइंग नहीं है तो फिर मैं सफर भी नहीं करूंगा, इफ इट इज बोइंग देन आई एम गोइंग। खैर बाद में हालात ऐसे भी खराब हुए, हमने कुछ सालों पहले देखे भी है कि लोग ये भी कहने लगे कि इफ इट इज बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, जो 737 मैक्स के और ये सब हालात हुए। हाँ, और मैंने बाकायदा यूएस में लोगों को देखा है। अब ये देखें, ये बैड लीडरशिप की तरफ भी 50 60 70 80 सालों में बैड लीडरशिप की तरफ जाना, कि भाई वो सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट की बात करने लगे। तो लोगों को यहाँ यूएस में देखा है कि वो वेट करते हैं जहाज का, कि बोला अगर बोइंग है तो मैं नहीं जाऊंगा,
जब तक एयरबस नहीं आएगा। ये देखें कैसा डिफरेंस आ रहा है लीडरशिप का। एग्जामिनेशन में ये हो सकता है कि शुरू में बिल एलन को दिखाया कि उसकी लीडरशिप क्या थी। और खैर बोइंग की बात यह है यूएस के लिए कि आज भी यूएस का जो प्रेसिडेंट का जो तैयारा होता है वो ऑलवेज बोइंग ही होता है। जो उसके ट्विन तैयारे होते हैं जो जहाज में जाके हवा में जाके पता चलता है कि भाई कौन सा तैयारा है, जिसको एयरफोर्स वन कहते हैं, और जिसमें प्रेसिडेंट बैठा होता है। और फिर उस पर तो हमें पूरा 1 घंटा लगाना पड़ेगा उस एयरफोर्स वन को समझने के लिए। वो तो एक तरीके से हवा में व्हाइट हाउस होता है, सही ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी। तो दिस इज एक्चुअली विजन, समथिंग यू लुक एबनॉर्मल। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे दूं। विंडोज, मुझे याद है, आप लोग को नहीं याद होगा, जब विंडोज इंस्टॉल और ये सब होती थी, पुरानी बातें हो रही है, सही है ना। मुझे बाकायदा बंदा बुलाना पड़ता था बाहर से, इफ देयर इज एनी बूटिंग इश्यूज और अनइंस्टॉल और ये वो हो जाती थी, तो बाकायदा वो पैसे लेता था और आके विंडो को इंस्टॉल करता था। आज उससे कितना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे हाथ में होता है, और ऐप को डाउनलोड करना और ये सब ये कौन करता है। मेरे बच्चे तो 1 या 1.5 साल की एज में आईफोन लेके बैठे होते हैं और उनको क्लिक 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 सब पता होता है। यानी इतना छोटा बच्चा, लुक एट द विजन, कि जो चीज के लिए बाकायदा प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता था वो 1 साल का बच्चा डाउनलोड कर लिया करेगा और क्लिक कर लिया करेगा। इस तरह जब चेंज की बात करते हो, न्यूयॉर्क का टैक्सी लाइसेंस 2-2 लाख डॉलर का होता था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि यार आम आदमी 1 मिनट में ऐप डाउनलोड करेगा, उबर टैक्सी और टैक्सी ऑन, और आप वो येलो और काली पीली अमिताभ बच्चन वाली टैक्सी, वरना न्यूयॉर्क में आज भी नजर आती है। आज भी आप एयरपोर्ट पे उतरे तो वो उनकी एक शान है वो टैक्सी, कि वही वो न्यूयॉर्क वाली टैक्सी जैसे लंदन की टैक्सी है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल चेंजिंग एंड विजन टाइप थिंग। सर कंटिन्यू, मेरे पास और एग्जांपल है जो मैं उसको आगे जाके फिर कनेक्ट करता तो देखें, लीडरशिप हूँ। एंड देन रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसको समझना, अपने आप को स्ट्रेटेजिक लीडर के लेवल पर लाना। आपको एग्जामिनेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक लीडर बन के कंसल्टेंसी करनी है, स्ट्रेटेजिक लीडर बन के बात करनी है। अगर आप वो छोटे लेवल पर बात करोगे, सो देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। सर, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर इतना वक्त लगाना, आपके एग्जाम की जो केस स्टडी होगी दैट विल बी सिंपली इलस्ट्रेटिंग सम प्रैक्टिकल मैटर्स। सिर्फ एग्जामिनर नाम बदल देगा और आपके पास एक सिनेरियो आ जाएगा। ओह यस। अब बात शुरू करते हैं कि भाई, रोल ऑफ अफेक्टिव लीडरशिप इन स्ट्रेटेजी एंड चेंज। क्या लीडरशिप का स्ट्रेटेजी में क्या रोल है? स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग टर्म पाथवे है, उसमें लीडरशिप का क्या रोल है? तो जवाब मिला, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप ने ही तो विजन देखा, विजन देखा, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो वही फिर उसकी स्ट्रेटेजी और वही उसका रास्ता सेट करेगी, क्योंकि ये चीज किस तरह से सच होगी। मैं इसको बड़ी सिंपल लेवल पर मिसाल देता हूं यार। कभी कोई बहुत बड़ा टावर हो ना, उसके नीचे खड़े होकर सोचना, क्या कितना बड़ा टावर कैसे बन गया। एक एक ब्लॉक रख 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 के एक दीवार बनती है, उसको बनते हुए सोचो, फिर सोचो ये पूरा टावर बन गया। किसी ने खाली जमीन को देखकर वहां टावर इमेजिन कर लिया था? ये तो एक छोटे से टावर की मिसाल दे रहा हूं। यूएई के अंदर आज से 50 साल पहले किसी ने रेगिस्तान को देखकर पूरा शहर इमेजिन कर लिया। ये तो विजनिंग है ना। अच्छा, सिर्फ विजन देखकर बातें, मुंह की फायरिंग कर देना खाली लीडरशिप नहीं है भाई। अब स्ट्रेटेजी बनाना, द पाथवे, कि उस विजन को सच कैसे करके दिखाना है, इसमें भी इफेक्टिव लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको इधर एक एग्जांपल दूं। अगर मैं आज आपसे पूछूं यार, पुरानी पुरानी ये जो हम रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, इसकी कंपनियां बताओ, तो आप मुझे बोलोगे कि भाई रोलेक्स है, टिसॉट है, और ये कैसियो है, और ये कंपनियों के नाम ही आते हैं जो पुरानी रिस्ट वॉचेस। राडो है, ये कंपनी है। लेकिन आज आप देखो कि जब टेक्नोलॉजी आई, तो एप्पल वॉच, सैमसंग की गैलेक्सी वॉचेस, इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को टैप किया ना। आप सोचो यार, एप्पल वॉच, एप्पल का घड़ी बनाने से क्या ताल्लुक था। या अगर मैं ईवी की बात करूं, तो ये जो चाइना के मोबाइल बनाने वाले जो हवाई कंपनी वगैरह हैं, दे स्टार्टेड मेकिंग कार्स, और इनकी कार्स बहुत फेमस होना शुरू हो गई। चाइना के अंदर हवाई की कार्स आर गोइंग वेरी गुड। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये इफेक्टिव लीडरशिप है जो स्ट्रेटेजी सेटिंग में, विजन सेटिंग में, अपॉर्चुनिटी को टैप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगेन, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते जाते हैं, लेकिन साथ साथ नोट्स के फ्लो में इसलिए चल रहे होते हैं कि आपको समझ आ रहा हो, आप फॉलो कर रहे हो क्लास को। सो अफेक्टिव लीडर्स आर असेंशियल फॉर बोथ द क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। सिर्फ बोल नहीं देना, you have to ensure that you make that vision come true. So what is their role? Setting the vision, analyzing the environment, aligning the objectives, कि ऑर्गेनाइजेशंस में तमाम लोग एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं।
स्ट्रेटेजी सेट करना बाय लुकिंग एट द इन्वायरमेंट, लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटीज, लुकिंग एट द थ्रेट्स। ये स्ट्रेटेजी सेटिंग पूरा एक सेक्शन है हमारे कोर्स का। जैसे सेक्शन 1 लीडरशिप एंड कल्चर कल्चर है, ऐसे स्ट्रेटेजी भी एक पूरा सेक्शन आएगा। स्ट्रेटेजी फॉर्म हो गई, अब उस स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन, उस लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए पाथ सेट किया, स्ट्रेटेजी सेट करी, अब उस स्ट्रेटेजी को ब्रेक करना, उसके ऐसे छोटे छोटे प्लान्स बनाना जिस पर आपकी टीम काम कर सके। ई टेबल प्लान्स, ई टेबल प्लान। आप ऐसे समझो ना, एसबीएल का कोर्स आपकी नजर में तो इतना बड़ा पेपर है यार, एसीसी का प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, ये तो हम उसको तोड़ देते हैं। अच्छा भाई चलो 8 सेक्शन है, आज की क्लास में ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और ऐसे होते 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 पता भी नहीं चलेगा पूरा कोर्स हो जाएगा। सो सिर्फ मैं विजन देखना नहीं, स्ट्रैटेजी मैं इसकी बनाना मैं और इसकी फिर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कराना। जी मैं सर। इसकी एग्जांपल दूं, देखें हम इतना ये टर्म यूज कर रहे हैं ना, स्ट्रेटजी। वेरी सिंपल इज, यू फर्स्ट सेट द ऑब्जेक्टिव। जैसे अभी इस वक्त इस पूरी महफिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्लियर द एग्जामिनेशन। जस्ट वन सिंगल गोल। गोल ये नहीं है कि हम एग्जाम्पल दें, गोल ये नहीं है कि हम आपको इंप्रेस करें, गोल ये नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, गोल कुछ भी नहीं है, गोल एक ही है, टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो इधर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारी हिकमत अमली, एंड दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजी। एक हिकमत अमली ये हो सकती है कि ये स्क्रीन बंद कर दें, सिर्फ नोट्स भेज दें, दैट कुड बी वन पाथ। एक हिकमत अमली ये हो सकती है कि हम इस तरह पढ़ाएं, गिव यू द नोट्स एंड देन वी डू द प्रैक्टिस, एक ये हो सकती है। एक और, तो देयर आर सो मेनी वेज। तो हम, जो वे होता है ना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटजी। सही है ना, कि भाई किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, व्हाट इज द सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? वन, प्रॉफिट। और कोई ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं क्या? कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, बॉटम लाइन है, जिसकी भाषा सबको समझ आती है, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, सबको बॉटम लाइन देखनी है। उस प्रॉफिट तक कैसे पहुंचना है? ग्रोथ के थ्रू पहुंचना है, नई प्रोडक्ट के थ्रू पहुंचना है, प्राइसिंग के थ्रू पहुंचना है, मार्केटिंग के थ्रू पहुंचना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, कुछ भी करके बॉटम लाइन चाहिए, दैट्स इट। फिर उसके डिफरेंट ब्रेकअप्स। तो स्ट्रेटजी सिंपल, हिकमत अमली, एक पाथ वो लेके उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। तो क्लास का ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रहे, क्लियर द एग्जामिनेशन। हम सब भी यही सोच के बैठते हैं क्लास से पहले कि यार एग्जाम आपको क्लियर कराना है, दैट्स इट। अब उसके लिए हम लोग अपने रास्ते ढूंढते रहते हैं, छोटे मोटे। सो रोल ऑफ लीडरशिप इन्फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बन गई, ओरिएंटेशन क्लास में ये करेंगे ये करेंगे, implementing that strategy, translating the strategy into actions, leading through influencing। ओके, इंस्पायर करके चलना है या कमांड करके चलना है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स आगे देखेंगे। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, जहां लोग रेजिस्ट करेंगे, कितनी बार लोग आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे, तो ये लीडर का रोल है कि उसको किस तरह मैनेज करेगा। एंड देन व्हेन सम चेंज इज बीइंग डिप्लॉयड, तो उधर भी लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेटिंग अर्जेंसीज, के भाई क्या चीजें आज अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डेडलाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग कोलेशंस, लोगों को अलाइन करना, कंबाइंड पावर, टीम पावर क्रिएट करना, री इन्फोर्सिंग न्यू बिहेवियर्स, ये जाहिर चेंज है तो लोगों को बदलाव में लाना है, लोगों को उस चेंज के लिए रेडी करना है। तो देखें, लीडरशिप एक ओवरऑल स्किल, एक ओवरऑल क्वालिटी। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जो लीड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, चेयरमैन, बोर्ड, सीईओ, फाउंडर, और फिर उस लीडरशिप का रोल इन सेटिंग द स्ट्रैटेजी, इन इंप्लीमेंटिंग दैट स्ट्रैटेजी, while bringing the change। So at all of these points, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये सब बातें कर रही है, एग्जाम में कैसे आएगा ये नहीं समझ आ रहा। बेटा एग्जाम एक 100 मार्क्स की केस स्टडी है, उसमें आपको एक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की कहानी सुनाई जाएगी, उसका रोल बताया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये विजन, ये टारगेट, ये ऑब्जेक्टिव सेट किया, ये स्ट्रैटेजी फॉर्म करी, इस तरह स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चेंज आ रहा है, स्ट्रैटेजिक लीडर्स ये रोल प्ले कर रहे हैं। जब आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई है तो आप सिनेरियो को रिलेट कर रहे होगे, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इन एक्शन, स्ट्रैटेजिक लीडर्स काम कर रहे हैं। फिर आप पकड़ोगे कि देखो यहां स्ट्रैटेजिक लीडर को ये करना चाहिए था, स्ट्रैटेजिक लीडर का ये एक्शन बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजिक लीडर का ये वाला एक्शन अच्छा नहीं है, फिर आप इवैल्यूएट कर सकोगे। सो वी आर बिल्डिंग अप दैट स्टोरी, जिससे आपकी एक एग्जाम की केस स्टडी स्टार्ट होगी। Okay, so an effective leader's role
in setting strategy, in implementing that strategy, and dealing with the situations of the change. और एग्जामिनेशन में दे ऑलवेज टॉक अबाउट द कंट्री, सही है ना, तो रियल कंट्री का नाम नहीं लेते, बट जब आप देख रहे होते तो आपको फील आ जाती है इट्स मे बी वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज या ब्रिटिश साइड पे या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्मली यूरोप का मुझे फील आती है, सही है ना, क्यों नाम नहीं लिखते वो। तो वो जरूर वो बता रहे होते हैं कि भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन XYZ ईयर, ये वो सब, और फिर वो उस मुल्क की कहानी भी बताते हैं कि भाई दिस कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री या दिस कंट्री इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये जरूर वो बता रहे होते हैं। या फिर वो ये भी बता रहे होते हैं कि इस कंट्री में पहले देयर वाज अ बूम एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसेशन आया। फिर वो ये भी जरूर बताते हैं कि इस कंट्री में जो हुकूमत बनी है दैट्स अ पॉलिटिकल कोल्यूजन, इस तरह बनी है, सही है ना, कि एक सिंगल हुकूमत। तो आपको इस सब कुछ फैक्टर को देख के देन यू रियलाइज कि अच्छा यार मेरी प्रोडक्ट जो है इट्स अ वेरी लग्जरी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई लेदर जैकेट्स या इस तरह की प्रोडक्ट है, एंड यू टॉकिंग अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज गोइंग डाउन। तो इसका मतलब आपको ये भी सोचना है एज ए लीडर, देखिए ना, वंस यू आर प्रोवाइडिंग योर आंसर, तो आपको ये पता होना चाहिए यार मैं सारे फैक्टर्स मेरे अच्छे हैं, लेकिन जिस मुल्क में मैं बैठा हूं वो रिसेशन में, या फिर जिस प्रोडक्ट जिस हुकूमत ने मुझे नवाजा है वो बता रहे होते हैं इसमें कि ड्यू टू दिस गवर्नमेंट पॉलिसी यू आर एंजॉइंग दिस थिंग, लेकिन उस गवर्नमेंट पॉलिसी में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपोजिशन दोनों ने मिलकर कुछ बनाया, ये दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है इट्स अ वीक गवर्नमेंट, तो फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट कोलैप्स करेगी और हमारे ऊपर भी लॉस आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स भी आपको देखने होते हैं कि यार मैं किस इकोनॉमी में बैठा हूं, ये जरूर हमेशा बात होती है, जिस तरह मैंने कहा ना फाउंडर पे हमेशा बात होती है, इसी तरह वो कंट्री पे जरूर बात करते हैं और उसकी इकोनॉमी पे, कि ये इकोनॉमी कैसी हो रही, किन चीजों को प्रमोट करते हैं, सही, इनकी टैक्स पॉलिसीज क्या, ये सब चीजों पे बात होती है। जैसे अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें तो अमूमन हम यूएस के लिए कहते हैं कि इतनी सबसे बड़ी मार्केट है ना यूनाइटेड स्टेट, और इसके लिए हम बोलते हैं आधी दुनिया से ज्यादा लोग तो इसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, चाइना पूरा इसके लिए काम कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जितने सब काम कर रहे हैं, और इधर ये इंजॉय कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट बेस्ड बड़ी इकोनॉमी। लेकिन अब उन इकोनॉमीज को भी समझ आ गया, दिस इज ऑल्सो द लीडरशिप फैक्टर, कि यार हमें भी अपनी किसी तरह मार्केट बनानी है, कंज्यूमर मार्केट के, जो इंडिया की प्रोडक्ट बने वो इंडिया में भी तो इस्तेमाल हो, हर प्रोडक्ट बाहर ही जाएगी, फिर किसी भी दिन कोई भी कह देता है कि नहीं हम तुम सब ट्रेड नहीं करेंगे, देन यू स्टैंड नोवेयर। इसी तरह चाइना को भी अब आप देखें तो वो भी अब कोशिश करते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को भी तो अपनी प्रोडक्ट खिलाएं। तो ये चीज एग्जामिनेशन में नजर आ रही होती है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो और गवर्नमेंट का सिनेरियो और इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है ना। और जो सर वैस ने भी कहा कि इट इज योर लीडरशिप, कि आप सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख रहे कि मैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ, आपकी नजर फॉरेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी है, दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल गवर्नमेंट एग्जैक्टली इकोनॉमिक। यही बात मैं बोल रहा था कि बीइंग स्ट्रेटेजिक लीडर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना भी आपका काम है ना। अभी आपने यहाँ कहा ना कि भाई व्हेन यू आर एन एक्सटर्नल लीडर, तो आपकी प्लानिंग के अंदर, रोल में, डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस होना बहुत जरूरी है। आपका स्कोप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कवर करे, तो उसके लिए एग्जामिनर आपको पूरी केस स्टडी देता है। भाई 16-17 पेज की केस है, सिर्फ इदारे का नहीं बताएगा, ओवरऑल तमाम चीजें बताएगा। अब जब हम यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं, सर एक अच्छा लीडर किन क्वालिटीज के साथ नजर आता है? एक अच्छा लीडर किन क्वालिटीज के साथ हमें नजर आएगा? जाहिर है एग्जाम के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि यार ये लीडर में ये मसला है, ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, ये लोगों की बात नहीं सुनता, इसकी कम्युनिकेशन वीक है, ये विजन सही नहीं देख रहा, या जो सर ने एक बात बोली, ये इमोशनली वीक है। यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। यार मैंने अपने 20 साल के टीचिंग करियर में 15 साल बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाया। जब ये ऑनलाइन आया 7-8 साल पहले, तो दैट वाज अ चेंज फॉर मी, और मेरे लिए उस बोर्ड को छोड़ना itself was a very hard decision. So it is the time that, okay, what is right for the organization? What should be the decision of strategic leadership? सिमिलरली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अप्रोच को चेंज करती हैं। मैं आपको इधर इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं। कोडैक कैमरे बनाते थे। अच्छा, कैमरे बनते थे, आज से आप 15 साल पीछे चले आओ तो उसमें रील लगती थी। पिक्चर के बाद वो रील पर प्रिंट होता था, और फिर वो रील वॉश होती थी, और उससे पिक्चर जनरेट होती थी। जो जिनकी एज 25-26 साल से ज्यादा होगी, दे नो दिस। अब सुनिएगा, कोडैक असल जो प्रॉफिट कमाता था वो रील से कमाता था। अच्छा, फिर डिजिटल कैमरे आ गए तो रील का दौर चले आना था। 1990s के अंदर कोडैक के एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट कर दिया। गया बोर्ड के पास, बोला सर ये फ्यूचर है। बोर्ड ने कहा अगर डिजिटल कैमरा मार्केट में आ गया तो हमारा तो ये जो फिल्म बेचकर कमाने वाला मॉडल है तो खत्म।
बोला है डिजिटल कैमरा छुपा दे और आज के बाद किसी के सामने इसकी बात नहीं करना। अपन वही पुराना कैमरा पुरानी रील इसी पर ही दुनिया को रखेंगे। फिर क्या हुआ? डिजिटल कैमरा आया, लेकिन कोडैक गेम से बाहर हो गया। आप इमोशनली अपने उस पुराने प्रोडक्ट के साथ ऐसे जुड़े हुए थे दैट यू आर नॉट ओपन टू द लेटेस्ट चेंजेस कमिंग इन द वर्ल्ड। एंड सिमिलरली इफ यू पिक अप नोकिया, नोकिया को सैमसंग ने या एचटीसी ने या इन कंपनीज ने किल नहीं किया, नोकिया को एंड्रॉइड ने किल किया, द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और नोकिया अपने वही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिम्बियन इनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके साथ जुड़ा रहा। एंड इट डिडंट एक्सेप्टेड दैट चेंज के लोग अब इजी सॉफ्टवेयर्स की तरफ जा रहे हैं। तो कितनी बार हम अपनी पुरानी चीजों के साथ इमोशनली फंसे हुए होते हैं और हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। सो एक अच्छे लीडर में क्या ट्रेड्स या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सो ऑब्वियसली विजनरी थिंकिंग। अच्छा, अब इधर एक बात क्लियर कर दूं, विजन क्या है? विजन कोई ऐसी चीज देखना जो एक आम आदमी ना देख सके। आम आदमी के सामने बोले तो हंसे, बोला ये क्या बात कर रहे हो। टू सी दैट एबनॉर्मल थिंग। जैसे सर ने कहा कि बोइंग ने कमर्शियल एयरप्लेन्स की बात उस वक्त करी जब एयरप्लेन्स खाली जंगों के लिए यूज होते थे, तो उस वक्त वो कमर्शियल प्लेन की बात कर रहा था। या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात उठा लो, या आप सोशल मीडिया की बात उठा लो, या आप स्मार्ट वॉचेस की बात उठा लो। दैट विजनरी थिंकिंग, दैट लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट, ये एक लीडर का की क्वालिटी है। इमोशनल इंटेलिजेंस पहले जमाने में होती थी, जो डेटा वाली इंटेलिजेंस होती थी, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, डेटा एनालाइज करना। अब आज के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस का रेफरेंस बहुत दिया जाता है कि भाई हार्ड टाइम में किस तरह डिसीजन लिया जा रहा है। चीजों को इमोशनल होकर तो नहीं देखा जा रहा, चीजों के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच तो नहीं हो जाते। सही है भाई। रेजिलियंस, चीजों पर स्टिक कितना करते हैं, क्राइसिस में कितना उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। तो विजनरी थिंकिंग, टू सी अपॉर्चुनिटीज बिफोर अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्ड ट्रस्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, लीड डाइवर्स टीम ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। रेजिलियंस, क्रिटिकल ड्यूरिंग क्राइसिस, चेंज एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। सही है भाई। इडेप्टेबिलिटी, क्या इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है या स्टिक हो जाता है कि नहीं मैं चेंज ही नहीं करूंगा। कोविड वॉज अ डिजास्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट बिलीव मी, कोविड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस। हम कभी इतना पैसा ना कमाते अगर कोविड ना आता, तो इट वॉज अ ब्लेसिंग बिकॉज वी वर एडेप्टेबल। कोविड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर नेटफ्लिक्स, कोविड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर जूम, बिकॉज दे वर एडेप्टेबल। वो घबराए नहीं, वो फ्लेक्सिबल थे, वो चेंज पर आ गए। सो दीज आर द की क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। विजन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी, डिसिसिवनेस, फैसला लेने की एबिलिटी, कंफ्यूज ना रहता हो, एबिलिटी ऑफ गुड कम्युनिकेशन, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। वैसे तो एक लीडर की बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन या ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। और जब आप एग्जामिनेशन के अंदर सिनेरियो पढ़ रहे होगे, सो यू विल बी लुकिंग फॉर दीज क्वालिटीज के देखो यार इस लीडर में ये क्वालिटी है या इस मैं में ये वाला फ्लॉ है। सो दीज की क्वालिटीज, दीज की ट्रेड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रेड्स, ये क्वालिटीज, हिज विजन, हिज इमोशनल इंटेलिजेंस, हिज रेजिलियंस इन द क्राइसिस, कि क्या वो हार्ड सिचुएशन को डील कर पा रहा है, adaptability to change with the environment, ability to take decision, good communication, honesty, whether people can trust him. So these all are very important qualities. Sir. एग्जाम पॉइंट, इतनी सारी केस स्टडीज देखी है ना एग्जामिनेशन की, तो क्लिक हो जाती है बात। सर वैस ने कहा कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी प्रोडक्ट में चेंज लाना है। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है और नॉर्मली ये होता है, लेकिन कुछ चीज एक्सेप्शनल होती है। वो क्या? एग्जामिनेशन में वो आपको दिखाता है। मैंने कई दफा ऐसी प्रोडक्ट्स, एक तो शू इंडस्ट्री वाले केस में मैंने देखी थी प्रोडक्ट, और भी कई दफा देखी, कि वो बताता है हु इज योर टारगेट ऑडियंस, कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आप नीश मार्केट के लिए तो काम नहीं कर रहे हो। और सम टाइम एक ही इदारे के अंदर कई सारी प्रोडक्ट होती हैं जो डिफरेंट उनके लिए, जैसे टोयोटा की मिसाल ले लें, तो एक है टोयोटा कोरोला और एक है वो टोयोटा की लेक्सस और वो लैंड क्रूजर। तो ये सब देखना है कि यार अब मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे देता हूं, रोलेक्स। ठीक है ना? रोलेक्स अगर अपने आप को बदलने पे आ जाए कि यार मैं वो स्मार्ट वॉच बना दूं और एप्पल वॉच और क्या टेक्नोलॉजी,
रोलेक्स कोलैप्स कर जाएगा। रोलेक्स को इसलिए लोग नहीं पहनते, रोलेक्स को पहनने का मतलब है, मेरा ख्याल है सर ओवैसी 4-4 साल से और ये लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने इधर डेलस में, स्पेन में, इधर कितनी जगह 3-3 4-4 साल तो वेटिंग में लग जाते हैं एक घड़ी लेने के लिए। वो घड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद उसको लेने के लिए। तो अब अगर कोई बैठ के बोले नहीं यार मैंने तो बस यही सुना है कि ऑलवेज चेंज ले अपनी प्रोडक्ट में, नहीं, आपको देखना है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, रोलेक्स पहनने वाले कौन है, सही है ना। तो एग्जामिनेशन में ये वो जरूर देता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। और मेरी जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी टारगेट ऑडियंस सारे टीन है, वो शूज अलग किस्म के पहनते हैं। फिर तीसरी टारगेट ऑडियंस है बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से आपने देखना है जरूर, सही है ना, एग्जामिनेशन में ये एक बड़ा अहम पॉइंट। अच्छा दूसरा, अब ये भी अब एक चीज देखें कि जो अभी चेंज की बात कर रहे थे कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसकी बात की, रोबो टैक्सी, उबर के अंदर, जरा गौर से सुने, उबर के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, ह्यूमन। तभी तो उबर महंगी है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की इन्फ्लेशन यहाँ की बात करूं, हमारे लिए इतना एक्सपेंसिव पड़ता है कि अगर मुझे अभी ग्रोसरी स्टोर भी जाना पड़े, ऑल्दो कुछ सिटीज में रोबो टैक्सी चल रही है, ड्राइवरलेस कार वगैरह चल रही है, सही है ना। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं अ पर्सन इन दी उबर, जो कि नॉर्मली होता है, तो असल पैसे उसी के होते हैं कि $20 वो मुझसे ग्रोसरी जाने के लेगा और $20 आने के लेगा, ऐसे होता था हमेशा, सही है ना। तो क्या हुआ, तो मैं तो बोलूंगा यार इट्स बेटर टू हैव अ कार, कि मैं खुद अपनी गाड़ी में चले जाऊं, $2 का फ्यूल लगेगा। मजा तब आएगा जब उसमें से वो बंदा इन्होंने हटा दिया। अब कितने की हो जाएगी उबर, अब हो जाएगी जस्ट $4, बैक एंड फोर्थ, आप गए ग्रोसरी की आ गए। देन व्हाई टू हैव अ कार, और उसकी इंश्योरेंस और ये सारी चीजें क्यों, आप देख रहे हैं चेंज। और उसको फिर ये फोर्सी करना कि लोग उसको किस तरह, और एक टैक्सी वाले, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को कैसे कोलैप्स करेगी, भाई गाड़ी क्यों रखें। एक और चीज, ड्राइविंग स्किल खत्म, भाई ड्राइविंग स्किल की जरूरत ही नहीं है ना, इंश्योरेंस की, ड्राइवर की, उसके लाइसेंस की, उसके टेस्ट की, ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है जब आपके पास रोबो टैक्सी मौजूद है, सही है ना, ड्राइवरलेस ऑप्शन मौजूद है। तो यूं भी जरूर देखना है कि मेरी इंडस्ट्री को एग्जामिनेशन में कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है जो हिट कर रही है। ओके सर। तो देखिए, अब आपका जो एग्जाम है वो ऐसा ही है, सिनेरियो है, सिचुएशन है, एग्जामिनर डिफरेंट व्यूज को वेलकम कर रहा है, आपने उसे डिस्कस करना है, समझना है, लीडर की एबिलिटी को देखना है, बीइंग अ कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को एडवाइस करना है। थोड़ा सा एग्जाम पर बात करूं, सर ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, व्हाट्स द एग्जाम रेलेवेंस? भाई यही एग्जाम है, यही एग्जाम है। ये नहीं आएगा राइट 5 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, ये नहीं आएगा। यही एग्जाम है, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज, डिबेट, डिस्कशन, यही एग्जाम है। तभी तुम सिनेरियो को समझ सकोगे। सर एक पेपर करा दो, 8 सेक्शन है, हर सेक्शन के बाद 2 पास पेपर कराऊंगा। जब हर सेक्शन के बाद 2 पास पेपर कराऊंगा ना, पहले सेक्शन के बाद ही 2 पास पेपर होंगे, तुम समझ जाओगे कह रहे यार ये तो वही प्रैक्टिकल डिबेट है, ये तो मुझे इसी तरह लेकर चलना है। सही है भाई। सो व्हाट्स लीडरशिप, व्हाट्स स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, रोल ऑफ लीडरशिप इन स्ट्रैटेजी, इन चेंज, द की क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। अब आते हैं एक अहम मसले पर। अब देखिए भाई एक बात को समझे, जो सर ने भी अभी एक बात बोली और मैं इसको बड़ा मानता हूं, ये नहीं है कि लीडर हो ना, बोला भाई हमारा काम तो विजन है, हमारा काम तो लॉन्ग टर्म है, हमारा काम तो चेंज है, रोज आते हैं भाई इदारे में कुछ नया लेकर आ जाते हैं। सभी नहीं। एक है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, है भाई। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में भी ये दो अहम बातें, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, okay, it's a normal time, day to day operational work, let the things go in a normal way। ओ भाई अभी ऑनलाइन लाए, फिर ऑन कैंपस लाए, फिर कुछ लाए, फिर कुछ लाए, फिर कुछ, ऐसा नहीं है भाई। एक विजन लाए, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अब थोड़े दिन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी तो लाओ। सो फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू लुक एट दीज टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप। Transactional leadership is equally important as transformational leadership। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो असल में मैनेजरियल स्किल वाली बात है कि भाई डे टू डे ऑपरेशनल वर्क, आपको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत ज्यादा वक्त, बल्कि बोलूंगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप चाहिए। फ्यू टाइम जब एबनॉर्मल वक्त है, जब चेंज है, जब मामलात बदल रहे हैं, देन यू नीड दैट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो लीडरशिप में भी दो बातें, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप focus on clear structures, roles, rewards, and punishment. They guide followers by setting clear goals using performance based incentive.
Based on exchange, do this, you'll get that. Focus on short-term goal, discipline, routine, efficiency. Maintain the status quo. Okay भाई? भाई इलॉन मस्क साहब आए, ट्विटर को एक्स में बदल दिया, एक्स का विजन दे दिया, अब अगले दिन एक्स को वाई में बदल दोगे? हो गई ना ट्रांसफॉर्मेशन? अब थोड़ी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी तो चाहिए. So transactional leadership to deal with the normal situation. And that is also one of the important responsibility of the board of directors and the strategic leadership. And then there is transformational, transform, to bring a big change. Transformational leader inspire and motivate followers, appealing to higher ideals and moral values, focus on long-term vision, inspire, follow through charisma and passion, encourage creativity, growth, and innovation, strong emotional connection, aims to transform both the organization and the people. So it's equally important for the success of the organization that we have a very good transactional leadership to stick to the plans, to execute the normal tasks, and we need a very good transformational leadership to look for that long-term visioning, to deal with the change, to evolve with the environment. भाई एप्पल आईफोन ले आया, ट्रांसफॉर्म है भाई. नया आईफोन लॉन्च हो गया साल में एक बार, ट्रांसफॉर्म. पूरा साल उसको बेचना भी तो, उसकी प्रोडक्शन को भी तो इंश्योर करना है. ओ भाई क्या बेहतरीन आईफोन आया है, क्या बेहतरीन फीचर है, ट्रांसफॉर्म कर दिया. पता चला प्रोडक्शन इश्यूज ही हल नहीं हो रहे, कस्टमर सर्विस इश्यूज ही हल नहीं हो रहे, तो ट्रांजेक्शन में मर जाओगे. सो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव both types of this good leadership skill in the organization. अच्छा, मैं इस पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है. मैंने कई बुक्स में पढ़ा है, और कुछ लोग ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को लीडरशिप कहते ही नहीं है. कई किताबें ऐसी अमेरिकन उसमें लीडरशिप में वो इसलिए नहीं कहते. वो कहते हैं कि बिकॉज यू इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन, इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन, यू गिव रिवॉर्ड एंड पीपल वर्क. एक दफा रिवॉर्ड आपने स्टॉप कर दिया, कोई काम नहीं करेगा, तो बोलते हैं यार ये लीडरशिप है ही नहीं. ये एक बड़ा अहम स्कूल ऑफ थॉट है इसमें कि यार वो तो ये लीडरशिप हुई ना. कि भाई जैसे आपको मैं बोलूं कि यार ओके टुमारो यू विल कम इन द स्कूल, जो क्लास पे टाइम पे आएगा, आई विल गिव यू दिस, यू विल स्टडी दिस, आई विल गिव यू दिस. मैंने एक दफा रिवॉर्ड देना बंद किया, आपने घर पे पढ़ना भी छोड़ दिया. तो वो कहते हैं कि असल लीडरशिप है ही ट्रांसफॉर्मेशनल. और अगर हम अपने केस की बात करें ना स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की, वो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल में आएगी कि यू एक्चुअली ब्रिंगिंग अ चेंज, लोगों में पूरा बदलाव लेके आना, और उसके बाद वो खुद से फिर काम करें. ऑब्वियसली बगैर सैलरी के काम नहीं करेंगे, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई चलती रहेगी. तो यूं भी आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन में कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे नजर आई. जैसे कहा ना कि एक नई ऐप बना दी, नया iOS दे दिया, नया फोन. उसके बाद काम शुरू हुआ डिपार्टमेंट्स का विद द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थिंग. सो मे बी स्ट्रेटेजिक लेवल पे मैंने कहा ना अमेरिकन लीडरशिप, इनकी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भाई रियल लीडरशिप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल है. ट्रांजैक्शनल में तो बोला एक ट्रांजैक्शन ही चल रही होती है, लेन देन, यानी वो जो यू पुट कैरेट इन फ्रंट ऑफ द डोंकी, गधे को चलाना है तो घास सामने रखनी है, बस वही काम चल रहा होता है. अच्छा, इसी के अंदर आप देखेंगे ना इंटेग्रिटी वाला पॉइंट जो इन्होंने कहा था, तो मुझे एक एग्जांपल याद है. अभी तक ऐसा केस स्टडी आई नहीं है, वो एग्जामिनेशन में आ सकती है. वेरी फेमस वेल्स फार्गो की. वेल्स फार्गो का फ्रॉड हुआ था आई थिंक 2015 या 2016 में. यूनाइटेड स्टेट की बड़ी अहम जो तीन बड़ी बैंक्स हैं ना, जैसे वेल्स फार्गो, चेज, जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका, तो उसमें वेल्स फार्गो का शेयर ड्रॉप हुआ था. ये सीईओ इसका जॉन था. उसका एक मंत्र था, एट इज ग्रेट. देखिए लीडर की जो ग्रीड है उस पर ये प्रॉपर केस बन सकता है कि उसकी ग्रीड और उसकी इंटेग्रिटी. उसने इतना प्रेशर डाला हुआ था लोगों पे कि यू विल गेट द बोनस. देखो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कि तुम्हें बोनस ही तब मिलेगा जब तुम 8 प्रोडक्ट बेचोगे अपने कस्टमर को. हर कस्टमर को 8 प्रोडक्ट बेचनी. 8 इज ग्रेट. लोगों पे इतना प्रेशर आया. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. ये हाल हुआ था कि आप मेरा खुद अभी भी वेल्स फार्गो में अकाउंट है. करते ये थे, जैसे आप देखते हो ना पाकिस्तान इंडिया इधर उधर चारों तरफ के, आपसे आता है वो क्रेडिट कार्ड खुलवाने के लिए, आपके पीछे लगा रहे थे यार मुझसे क्रेडिट कार्ड खुलवा रहा हो. जो बैंक का मैनेजर होता है या सेल्स पर्सन, आपसे उसने साइन करा दी और आपके क्रेडिट कार्ड के साथ उसने एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया, एक फलानी दूसरी प्रोडक्ट भी खोल दी, एक चेकिंग अकाउंट भी खोल दिया. 8 इज ग्रेट. उन्होंने कस्टमर्स के इतने अकाउंट खोल दिए और साथ साथ क्रेडिट कार्ड है वो. यानी इसका जो प्रेशर ऐसा चल रहा था लीडर का कि उन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया अपने बोनसेस के लिए और अपनी वो थ्रेट के लिए. तो दैट्स नॉट अ गुड लीडरशिप, क्योंकि इसमें इंटेग्रिटी का मसला आ गया. हम इंटेग्रिटी पर और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन
ये चीज इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दूं सर, वैसे प्रैक्टिकल, ये भी आप एग्जामिनेशन में देखोगे, और ये मैंने कई दफा एग्जामिनेशन में देखा, द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एंड फियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये एग्जामिनेशन में मैंने कई देखा। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको एक थोड़ा सा शेयर कर दूं। वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क, वी वर्क पे केस बन सकता है, अभी तक नहीं बना। वी वर्क जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना। खैर, ये इदारा कैसे बना, आप लोग इसकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखना। इसका जो वो था सीईओ, क्या बंदा, एडम। लेकिन फिर दिखाया गया वक्त के साथ कैसे वो डाउनफॉल हुआ उसका। खैर, इदारा अभी भी नजर आता है, अभी भी हमारे इधर डैलस में भी वर्क नजर आता है कि किस तरह वो जो स्पेसेस वगैरह, और स्पेशली कोविड टाइम पे, कोई पुराना इदारा नहीं है, नया इदारा, क्या चला जबरदस्त। बड़े मसाइल हुए लीडरशिप के, उसमें एक मसला मैं आपको बताता हूँ, वो फियर और कम्युनिकेशन का। एक दफा ये बैठा हुआ था, बड़ा फेमस केस है ये, अपनी न्यूयॉर्क वाली बिल्डिंग में, और इसने कॉफी ऑर्डर की अपने, कोई गेस्ट के साथ बैठा था, एडिटर था, कौन था ये, एडम, हाँ, सीईओ, सुने। उसने कॉफी ऑर्डर की, वो जो बंदा आया उसको बोला, ओके ब्रिंग वन कैपेचिनो, और उसके मेहमान ने बोला था कैपेचिनो, और इसने बोला लाते। ओके, कि इसने कहा, तो वो मेहमान ने कहा कि आई कैन हैव अ कैपेचिनो कॉफी, और इस सीईओ ने बोला कि मुझे लाते लाके दो। वो गया और उसने लाके रखी कैपेचिनो मेहमान के सामने, क्योंकि मेहमान ने ऑर्डर की थी कैपेचिनो। इसने पता क्या किया, जो लीडर था एडम, इसने वो कैपेचिनो अपनी तरफ कर ली। उसने कहा नो, दिस माइन, ये मेरी कॉफी है। उस एडिटर ने कहा, उसने कहा नहीं नहीं सर, ये तो मेरी कॉफी है, मैंने कैपेचिनो ऑर्डर की थी, और हकीकत में कैपेचिनो उसी ने ऑर्डर की थी। इसने कहा नहीं, ये मेरी कॉफी है, कैपेचिनो और ये, और दोनों में ये थोड़ी सी बहस हुई। जो इम्प्लॉय खड़ा था वी वर्क का, उसने पता क्या बोला, अब जरा सुन रहे हैं। उसने फौरन उस मेहमान के सामने, रादर देन वो ये कहता कि नहीं सर कैपेचिनो उसी की है और सर ये वो, उसने बोला नो सर, हम अपने इदारे में इन वी वर्क, हम कैपेचिनो को लाते कहते हैं और लाते को कैपेचिनो कहते हैं। तो सर ये रियल केस है, और फौरन उसके आगे वो कॉफी रख दी और बोला नहीं मेहमान आपकी गलती। यानी वो लीडर के आगे इतनी बात नहीं कर सकता, सब्जेक्टिव बात नहीं, एब्सोल्यूट बात भी नहीं कर सकता था। यानी आप सोचिए कम्युनिकेशन किस किस्म का फेयर और किस किस्म का बैरियर होगा। जस्ट वी टॉकिंग अबाउट द माइनर थिंग, कॉफी, थिंक अबाउट अदर स्टफ, फाइनेंस के, नॉन फाइनेंस के मुख्य। बड़ा फेमस हुआ था कि बोला, इन्होंने कहा कि हम इसको लाते को कैपेचिनो बोलते और कैपेचिनो को लाते, उसने कॉफी का नाम ही बदल दिया, उसने कहा ऐसी की तैसी। समझ रहे, ऐसे केसेस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप जिसमें आपको नजर आए। मैंने तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी, वरना कम्युनिकेशन गैप आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे लोग बात नहीं कर पा रहे इन डिक्टेटोरियल और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। और समटाइम प्रोडक्ट की डिमांड होती है ऑटो, वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप, कि भाई वी नीड मोर आइडियाज एंड इनोवेशन, ये सारी चीज सर। सो लीडरशिप, strategic leadership, role of a leader in strategy, qualities of a good leader, and then transactional leadership जिसे हम मैनेजरियल वर्क भी कहते हैं, मैनेजिंग द रूटीन थिंग, एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, गोइंग फॉर द विजन एंड द लॉन्ग टर्म थिंग। तो बेटा देखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे मैटर्स हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, और इसी से फिर यही कॉन्सेप्ट्स यूज होकर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आगे बढ़ते, एक और आइडिया, एक और कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। अच्छा भाई, अच्छा ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे लोगों को पता होगा, हम बोलते भी हैं नॉर्मली, है भाई, बिजनेस आइडिया, बिजनेस ग्रोथ, सेट, एंटरप्रेन्योर। ये वर्ड क्या भाई, इंट्राप्रेन्योरशिप, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा आप देखें भाई, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है भाई, बिजनेस शुरू करना, है भाई, रिस्क लेना। भाई एक है एम्प्लॉइज, जो लेबर है, रिसोर्सेज हैं, पैसा पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, लेकिन एक है एंटरप्रेन्योरशिप, द एबिलिटी टू टेक दैट रिस्क। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, लोग नहीं है, नहीं, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी, द एबिलिटी टू टेक द रिस्क। भाई पैसा तो आपको बैंक भी दे देगा, पैसा तो आप इन्वेस्टर से भी पकड़ सकते हो। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ना, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता रहा हूं पास में, तो उसमें हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर माने ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, पैसा या मैन मेड रिसोर्सेज। लेकिन ये तीनों चीजें किसी के पास पड़ी हैं तो भी वो बिजनेस नहीं कर सकता जब तक चौथी चीज ना है, एंटरप्रेन्योरशिप, द एबिलिटी टू टेक दैट रिस्क। भाई दुनिया में तो इतनी रिसोर्सेज है, हर बंदा कारोबार शुरू कर लेता है भाई, हजारों लाखों लोगों के करोड़ों अरबों रुपए बैंक अकाउंट्स में पड़े, सेविंग अकाउंट में, दे कांट टेक द रिस्क, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी नहीं है।
सो एंटरप्रेन्योरशिप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, समझना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना और रिस्क लेकर डिसीजन लेना। एंटरप्रेन्योरशिप द एबिलिटी टू टेक द रिस्क, एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी के साथ एक और वर्ड, इंट्राप्रेन्योरशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई इनोवेटिव आइडिया पर काम करना, इंटरनल अपॉर्चुनिटी निकालना, इदारे की इंटरनल रिसोर्सेस के थ्रू कुछ लेकर आ जाना। भाई कितनी बार ऐसा होता है कि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज कर कर कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स, आप विद इन योर एम्प्लॉइज यूज करके आप रिस्क लेकर किसी नए सेगमेंट में, किसी नए फीचर में एंटर हो सकते हो। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अनमेट मार्केट नीड्स। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हो, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और वेंचर टू एक्सप्लॉइट दीज अपॉर्चुनिटीज, ऑपरेट आउटसाइड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। भाई हम मिर्चा वाला चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, साथ में देखा है चाय का होटल बहुत अच्छा चलता है, चाय का होटल खोल लिया, कपड़ों का ब्रांड खोल लिया, आउटसाइड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी ने कहा सर घर में इतनी अपॉर्चुनिटी पड़ी है वो भी तो बेचो, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच दो, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को यूटिलाइज कर लो। सो एंटरप्रेन्योरशिप, हाई लेवल ऑफ रिस्क, डिस्टर्ब इंडस्ट्री, चैलेंज स्टैब्लिश प्लेयर बट समथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्राप्रेन्योरशिप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, employees initiating innovative projects, creating new products or services or process, using company resources while driving internal renewal। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं इंट्राप्रेन्योरशिप पर, गौर से सुनिएगा। हम लोग मेलिंग के लिए क्या ऐप यूज करते हैं? जीमेल। ईमेल्स करने के लिए क्या ऐप यूज करते हैं? जीमेल। आपको पता है कैसे बनी थी? इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रा, नॉट इंटर, इंट्राप्रेन्योरशिप। गूगल की एक पॉलिसी थी जिसके तहत वो अपने स्टाफ को कहते थे कि आप अपने टोटल वर्किंग आवर्स का 20% ऑफ द टाइम इदारे की रिसोर्सेज को यूज करके पर्सनल प्रोजेक्ट्स परस्यू करने पर लगा सकते हो, पर्सनल एस्पायरेशंस। जाहिर होगा इदारे का प्रोडक्ट, लेकिन आप अपनी नॉर्मल टास्क से हटके, भाई आपको 9 to 5 की सैलरी मिल रही है, 8 घंटे का 20% ले लो, करीब 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटे में अपना नॉर्मल काम छोड़ो और तुम्हें जो लगता है कि इदारा यहां जा सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे तुम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह हो, तो तुम्हें जो अच्छी प्रोडक्ट लगती है ना उस पर काम कर लो इदारे की रिसोर्सेज यूज करके। और उसी में एक एम्प्लॉय ने जीमेल बना दिया। नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, नॉट पिकिंग समथिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नॉट यूजिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इंट्रा। भाई गूगल तो कर ही सारा रहा था ना, इसी फील्ड में था, उसी में ही उसी के एम्प्लॉय ने, उसी ने इदारे की रिसोर्सेज यूज करके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रोडक्ट शुरू कर दी। सो सर व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज इंट्राप्रेन्योरशिप? दोनों में रिस्क टेकिंग हो रही है, दोनों में हम कुछ नया करने जा रहे हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज मूविंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, taking some extra risk, looking at the market, some new product, ओके। और इदारे के बाहर से रिसोर्सेज यूज करें, जैसे समझो सेठ अपने इस इदारे के अलावा कोई और इदारा खरीद लेता है, कोई और नया बिजनेस शुरू कर लेता है। इंट्रा, विद इन इदारे के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट सर सीपी लैब बना दो, बच्चों के एग्जाम भी मिर्चा वाला में हो जाए, साथ में अपनी किताबें भी छापना शुरू कर दो, है भी, साथ में ये शॉर्ट कोर्सेज भी ले आओ। विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकिंग, विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को यूज करना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी को यूज करना, ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जाना। ना इन योर ऑर्गेनाइजेशन students always look for entrepreneurship, external risk, external market, but you can have a situation जब एक strategic leader इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन की खुद की रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एम्प्लॉइज, उन्हें इनोवेशन के लिए इंकरेज करेगा और उन्हें रिस्क टेकर बनाएगा, एम्प्लॉइज को रिस्क टेकर बनाएगा ताकि इदारा विद इन इटसेल्फ ग्रो करना शुरू करे। इसमें भी आपको वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को देखना होगा कि व्हाट्स द इंटरेस्ट रेट। जैसे सर ने कहा ना कि पैसा कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इफ यू कंपेयर यूएस की मार्केट है और पाकिस्तान, इंडिया, उस तरफ की मार्केट को देखें तो हम यहाँ देखते हैं ना कि मनी इज वेरी चीप, पैसा बोरो करना कुछ भी नहीं है, हर चीज ही उस पर। यहाँ तक कि अब आजकल ये हाल हो गया है
कि हम अगर कोई बर्गर देख रहे होते हैं ना, या कोई स्टेक, कि लेट्स से $20 का बर्गर है। $20 का बर्गर थोड़ा एक्सपेंसिव बर्गर होता है, तो उसके नीचे फॉरन ऑप्शन आ रहा होता है, हाउ अबाउट यू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी बर्गर भी हमें, शर्ट भी, सब, यानी आप सोचे पैसा कितना चीप होगा इधर, कि आपको हर चीज, जब मैंने बर्गर तक की बात कर दी कि आज बर्गर खाओ और 4 महीने तक डेट में रहो, तो आपको एग्जामिनेशन में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट देखना होगा कि ओके, माई आइडिया इज पावरफुल इफ आई हैव द चीप मनी, कि मुझे फॉरेन किस तरह फाइनेंसिंग कैसे मुझे मिल रही है, तो ये वाला फैक्टर भी देखना होगा। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दिखा रहे होते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट और ये चीजें चेंज हो गई। स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, क्योंकि बड़ी देर से इलॉन मस्क ये सब हो रहा है, टेस्ला, रोबो टैक्सी, ये सारी चीजें, और एक्स की बात कर रहा है सब। स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्स, अगर आप लोगों ने इसकी, ये प्रोडक्ट का नाम सुना है इसकी कंपनी का, ये भी इलॉन मस्क की है, कि जो लोग कहते थे ना कि हम वो लाहौर जाएंगे और दिल्ली जाएंगे और दुबई जाएंगे एंड वी गो टू यूरोप इन समर ब्रेक, हाउ अबाउट लेट्स गो टू स्पेस एंड सी द वर्ल्ड, के ऊपर से जाके प्लेनेट को देखें। तो ये स्पेस एक्स, इसी तरह उसका जो है ये एक स्पेस एक्स, स्पेस टूरिज्म में, स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री में एक इदारा एलॉन मस्क का स्पेस एक्स, दूसरा अमेजोन का, देखो इसने भी स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पे बात किया इंटायरली, उसका नाम है ब्लू ओरिजिन, आई बिलीव ब्लू ओरिजिन, और तीसरा है वो यूके वाले ब्रिटिश रिचर्ड ब्रेंसन का वर्जिन गैलेक्टिक। तो ये स्पेस टूरिज्म की बात, ये देखें बिल्कुल ही हट के बात हो रही है कि दुनिया से ही बाहर निकल के टूरिज्म करेंगे, कि ऊपर जाएंगे, और बाकायदा यहाँ टेक्सास वगैरह से तो ऊपर गए, मैं बीच में वीडियो भी बनाई थी बहुत टाइम पहले, कि भाई वो 6 लेडीज को लेके गए इन 11 मिनट्स, राउंड ट्रिप 11 मिनट्स, 11 मिनट में तो बंदा वो ग्रोसरी स्टोर तक नहीं जाता, ये 11 मिनट्स में आपको ऊपर लेके गए, यू सॉ द प्लैनेट, के पूरा अर्थ नजर आया, एंड देन बैक, हाँ, यू फेल्ट एवरीथिंग। तो ये क्या है, हो सकता है हम अपनी लाइफ में स्पेस में जा सकें और ये काम बहुत सस्ता हो जाए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कंपटीशन होगा तो फिर इसकी प्राइस भी तो गिरेगी, फिर न्यू कंपनीज विल कम इन, फिर इनोवेशन आएगी, फिर इसके अंदर एफिशिएंसी आएगी कम पैसों में, तो फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, फिर मार्केटिंग होगी, फिर कंपटीशन होगा, फिर इनोवेशन आएगी, फिर ये ग्लोबल हो जाएगी, फिर हर जगह जगह से, हाँ भाई ये बस कहाँ जा रही है, मून पे जा रही है, वो बस कहाँ जा रही है, फलाना जा रही है, इधर जा रही है, ये हम देखेंगे। और ये कोई मैं एबनॉर्मल बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने अभी तो बोला विंडो इंस्टॉल करने के लिए वी यूज टू हायर प्रोफेशनल्स, तो वो 1 साल का बच्चा कर रहा है, तो जो लाहौर, इस्लामाबाद, मरी और यूरोप जाते थे वो मून पे चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात होगी। सो इनोवेशन, उसके अंदर यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीडर्स का, और फिर फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट इनोवेशन, फॉर गोइंग दैट, दे कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप यूजिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यूजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लाइक अ लीडर परचेजिंग थिंग्स, इन्वेस्टिंग समथिंग न्यू, और दे कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप पे तो बहुत आपको एग्जांपल्स मिलती रहेंगी कि भाई ओके, वैसे साहब ने रिस्क लिया, इन्होंने होटल खोल दिया, या इन्होंने रिस्क लिया ये नया बिजनेस शुरू कर दिया, या इन्होंने रिस्क लिया, जैसे एक फाउंडर ने रिस्क लेके करीम खोल दिया, एक फाउंडर ने रिस्क लेके एयरबीएनबी खोल दिया, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप था ना, दे ऑल स्टार्टेड न्यू बिजनेसेस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंट्राप्रेन्योरशिप, तो भाई एप्पल आईफोन बना रहा था, एप्पल वॉचेस में चला गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लिया। सोनी टीवी बनाता था, प्ले स्टेशन बनाने लग गया। ये सोनी प्ले स्टेशन जो आज इतना हिट प्रोडक्ट है भाई, बच्चा बड़ा ही नहीं होता जब तक प्ले स्टेशन नहीं चलाया। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक आइडिया था कि भाई वी शुड एंटर इन दिस गेमिंग मार्केट। इंट्रा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लिया। भाई अब आप सोचो ना, ये हवावी कंपनी जो मोबाइल और ये चीजें बनाती थी, गाड़ी बना दी। इंट्राप्रेन्योरशिप, कहाँ मोबाइल, कहाँ घड़ी और कहाँ गाड़ी बना दी है। इंट्राप्रेन्योरशिप, विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ले लिए। सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकिंग करना, ये इंट्राप्रेन्योरशिप है, जहां इदारे की इंटरनल रिसोर्सेज को यूज किया जाए। यकीनी तौर पर इदारे की सक्सेस में इंट्राप्रेन्योरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट जस्ट लुक एट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ओनली, ओ भाई मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है, ये नया बिजनेस कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। जिस जगह आप बैठे हो उसके अंदर भी तो इतनी रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी है। ये तो उसूल है ना, दूसरे का कारोबार हमेशा अच्छा लगता है, यार वो वाले कारोबार में मैं रिस्क लेता हूं। सर आपके अपने कारोबार में इतनी अपॉर्चुनिटीज है रिस्क लेने की, आपके अपने कारोबार में इतनी अनटैप्ड मार्केट पड़ी हुई है, उधर रिस्क लेकर क्यों नहीं एंटर हो रहे? सो स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस foster, both foster innovation and agility. Entrepreneurship create new markets, intrapreneurship rejuvenate आपकी existing market को maximum utilize करवाता है, encourages culture of innovation essential for corporate advantage. So now you are a strategic leader,
स्ट्रैटेजी। इंटरप्रेन्योरशिप एक ग्रोथ की एग्जांपल दे दूं, हो सकता है एग्जामिनेशन में काम आ जाए, क्योंकि आई थिंक P3 और SBL इसमें कई दफा ये हुआ भी है। वेरी सिंपल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, कि समटाइम आपके पास कुछ रिसोर्सेज वैसे ही पड़ी होती है एक इदारे में, या मिल रही होती है, और वो रिसोर्सेज होती है लॉस लॉस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आप हो गुची या LV, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट हाई एंड ब्रांड्स, उसकी कीचेन भी जो है ना वो भी बहुत महंगी बिकेगी। अब वो करते क्या है भाई, लेदर कटिंग हो रही है और वॉलेट बना रहे हैं, दे मेक बिग पर्सेस जिससे उनका असल पैसा आता है, बिग पर्स और शूज एंड ऑल दैट। लेकिन जब लेदर कट हो रहा होता है तो उसका कुछ पीसेस गिर भी रहे होते हैं, विच अल्टीमेटली गोइंग टू बी अ लॉस। बोले क्यों ना वो जो गिरे हुए पीसेस हैं उससे एक छोटा सा वो जो एप्पल का एयर टैग है उसका कवर बना ले, तो वो भी $200 का तो बिकेगा। या थोड़ा सा है तो बोला उस पर वो किचन बना दे। व्हाट इज दिस? इंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ दिस इज एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इट्स नॉट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर उसी पर्स को 2500 बना देते तो हम बोलते दैट वाज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, कि उसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो लॉस था उसको, इसी तरह चिकन है भाई, आप लेट्स से यू सेल XYZ बिग पीसेस, 4 पीसेस, 8 पीसेस, वो लेकिन कुछ छोटे बन रहे हैं तो बोला उससे उसको मिन्स मीट करके उससे नगेट्स बना, बच्चे आके वो खा लिया करेंगे, क्या करेंगे। तो आप देख रहे हो समटाइम कुछ रिसोर्स ऐसी जो आपकी वेस्ट हो रही होती है, बट यू एक्चुअली टर्न इनटू अ गुड प्रोडक्ट, एंड बिकॉज ऑफ योर ब्रांड नेम वो छोटी चीज भी आपको बड़े पैसे बना के देगी, क्योंकि आपका तो ब्रांड नेम है ना, लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल होगा, ओके आई एम हैविंग LV एप्पल एयर टैग, व्हाटएवर। एनीवेज, तो अगर हम बातों को कंक्लूड करना शुरू करें, दैट व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी स्टार्टेड विद अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट ओके लीडरशिप, वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, हमने एक कंपैरिजन डेवलप किया, हमने लीडरशिप का रोल देखा इन स्ट्रैटेजी एंड चेंज। देन हमने देखा कि एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज हैं, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज एंड इंट्राप्रेन्योरशिप क्वालिटीज। हाँ, विद इन प्रोडक्ट कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा प्रोडक्ट भी ला रहे हो तो उस पर भी इन्वेस्ट तो करोगे, एड चलेगा, शॉप में उसको स्पेस दी जाएगी, रिस्क तो ले रहे, बेशक छोटा रिस्क है, बट दैट इज रिस्क टेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी व्हाट वी कॉल एज इंट्राप्रेन्योरशिप। ओके, सो देखिए बेटा, इस तरह हम चीजों को बिल्ड अप कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट्स, हम ये समझ रहे हैं दैट हाउ द लीडरशिप गो ऑन। ओके, आज की डिस्कशन को यहां रोकते हैं, जाहिर स्टार्ट है, कॉन्सेप्ट समझाने हैं, आपका एक एक ऑरा बिल्ड करना है फॉर दिस कोर्स, सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी आपकी क्वेरी, आपके पास हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर्स हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी दिए थे, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, हमारे डायरेक्ट नंबर से वी डील विद दैट डायरेक्टली। आप हमसे क्वेरी करें, सवाल करें। और स्टार्टिंग की क्लासेस में मैं बस एक बात बोलूंगा, ट्रस्ट रखें, पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ चीजें सुने। वी आर टेकिंग यू टू अ बिग जर्नी, जिसमें जब आप पास्ट पेपर देखोगे ना, मैं सेक्शन 1 के बाद ही कराऊंगा, तो आपको एकदम क्लैरिटी आएगी कि हाँ यार, जो सर बोल रहे थे और जो अप्रोच थी, दैट वाज द राइट थिंग। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। मैं मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आपके पास ये PDF के नोट्स है ना, अब व्हेन यू विल बी लुकिंग एट द नोट्स आज की क्लास में, आप जरा सोचें आपका थॉट प्रोसेस किधर तक गया। ये जो हमने सारी एग्जांपल दी, कभी हम वेल्स फार्गो पे बैठे हैं, यानी लीडर की इंटेग्रिटी पे बात कर रहे हैं, कभी हम स्पेस से बाहर चले गए, ये सब चीजें क्या हो रही हैं। और अभी हो सकता है हमने आपको 10, वी गिव यू 10 एग्जाम्पल, अब लेकिन आपका जो दिमाग अब चलेगा ना, मे बी आप और एग्जाम्पल पे आ जाओगे, 20 पे पहुंच जाओगे आप। तो ये बड़ी अहम बात है, वो सारा थॉट प्रोसेस है कि दिमाग में काम करना शुरू किया। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, कि अब आप वापस से नोट्स को पढ़ना और आप बोलना ओ यस दिस हैपेंड, फिर आपको भी याद आ रहा होगा, कह रहे हाँ यार उस इदारे में तो ये हुआ था, इधर तो ये हुआ था। मे बी अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन सोचें। मैंने शुरू में कहा ना, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल को भूल जाए, छोटी एग्जाम्पल देखें, गली मोहल्ले में भी आपको नजर आएंगी, पुअर लीडरशिप और गुड लीडरशिप। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज। जस्ट अ सेकेंड।